Hi guys, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Guys, in this video we are going to discuss about the important facts for examination point of view regarding the topic Vedic period. As you know, we have already completed the topic of Vedic period under the ancient history segment and we have completed it इन डिटेल। हमने पूरी विस्तार से इसको पढ़ा है और हमने इतना विस्तार से पढ़ा है कि अगर आपने नोट्स बनाया होगा या नहीं भी बनाया होगा, बनाने के प्रोसेस में होंगे तो बहुत डिटेल आपकी चीजें हो जाएंगी। बावजूद वैदिक पीरियड एक ऐसा चैप्टर है कि उस पे वैदिक साहित्य बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनमें अलग अलग साहित्य में वेदों में, ब्राह्मणों में, आपको उपनिषदों में बहुत सारी बातें अलग अलग स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कही गई हैं, वो मैंने बताया भी है आपको। लेकिन कई बार चीजें अगर एक जगह ना हो तो वो मिस करती हैं, क्योंकि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने ये सोचा कि कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनको कि हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। सारा चीज तो नहीं हो सकता, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ये नहीं कि इसमें रेगुलर वे में कि हम पहले ऋग्वेद पे जाएंगे, फिर हम यजुर्वेद पे जाएंगे, फिर सामवेद पे जाएंगे, फिर अथर्ववेद, ऐसा नहीं। जहां से हमें जो चीजें लग रही है, हाँ, अगर ऋग्वेद के बारे में है तो एक जगह हम ऋग्वेद के बारे में लिख लेंगे, अगर कुछ अथर्ववेद के बारे में एक जगह लिख लेंगे, ब्राह्मण के बारे में, सतपथ ब्राह्मण के बारे में तो एक जगह लिख लेंगे। तो वो चीजें कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर देख लेंगे, ताकि आपका एक जगह कलेक्शन हो जाए उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, और एग्जामिनेशन के समय आप उसको आसानी से देख सकें, ठीक है, जल्दी जल्दी उसे रिवाइज कर सकें। देखिए, और सारे चूंकि मैंने और सारे चैप्टर्स में ये काम नहीं किया, इसमें इसलिए कर रहा हूं कि वैदिक साहित्य बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको कि मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने ऋग्वेद लिखा या शतपथ ब्राह्मण लिखा, उनके बारे में कोई चीज मैं डिटेल लिखवा रहा हूं। आप क्या करेंगे कि वहां पे ये चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं तो आप लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वहां एक दो पेज छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तो जितना हो सकता है करवा रहा हूं, लेकिन अगर आप भी स्टडी कर रहे हैं और उस दौरान आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है जो कि आपको भी लगता है, पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव होने लगेगा कि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप खाली आपकी मेहनत कब लगेगी, वहां पे आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, तो आपका कलेक्शन होता जाएगा, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। हाँ, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने वैदिक पीरियड तो पढ़ाया, लेकिन उसमें मैंने आश्रम व्यवस्था नहीं पढ़ाया, उसमें मैंने 16 संस्कार नहीं पढ़ाए, ठीक है। आप जिसमें जैसे उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, हाँ, ये सब संस्कार है, 16 संस्कार। तो विवाह संस्कार, इन सब के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है। इवन आपको मैंने जो विवाह के तरीके थे, 8 विवाह हैं मेनली, 4 प्रशंसनीय हैं, 4 उसमें निंदनीय हैं, इनका मैंने डिस्कशन नहीं किया है, नहीं मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखिए, ये हम सूत्र काल में जब पहुंचेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा वैदिक काल का, वो होगा सूत्र काल। हाँ, सूत्र काल क्या है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर लिखे गए, हाँ, रिलेटेड इसी से हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, सूत्र काल वो अलग है। तो वहां पे हम वो, क्योंकि हमारा जो वैदिक पीरियड है वो 1500 से 600 तक का है, जिसमें 600 बीसी तक का, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है, जिसमें ऋग्वैदिक पार्ट जो है वो 1500 से 1000 बीसी है, हाँ, यानी कि 1500 टू 1000 बीसी, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल 1500 से 600 बीसी का है। उसके बाद 600 से आपको हम जब बढ़ेंगे तो सूत्र काल में प्रवेश करेंगे, जो बुद्ध का पीरियड है। तो सूत्र काल में वो सब चीजें हुई हैं। आपको जो आश्रम व्यवस्था है, तो 3 आश्रम व्यवस्था तो वैसे लेटर वैदिक पीरियड में आ गई थी, लेकिन सूत्र काल में ही जाकर 4 आश्रम व्यवस्था जो है वो स्टैब्लिश होती है। इसलिए हम वहां पर इन सब चीजों को, 16 संस्कार है, ठीक है, और विवाह की पद्धतियां जो है, हाँ, विवाह कैसे कैसे होता था, मैरिजेस कैसे कैसे होती थी, कौन कौन सा मैरिजेस था, उसको देखेंगे, और 16 संस्कारों को देखेंगे। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, वो अलग टॉपिक है, सूत्रकाल। सूत्रकाल में हम पढ़ेंगे। आपका वैदिक पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जो रिलेटेड होगा वैदिक पीरियड से, हालांकि वो रिलेटेड है, लेकिन
वहां पे हम जाके इसको देखेंगे, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये फैक्ट्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी लेते जाएंगे, हाँ, दोबारा रिपीट करके, क्योंकि आपको यहाँ पर चीजें याद होती जाएंगी। देखिए अब जो हमने शुरू किया है, सबसे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में लिखा है, इसके बाद हम अथर्ववेद में जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वही हम करेंगे। ठीक है, सारी बातें नहीं, ऋग्वेद के बारे में सारी बातें नहीं, वो आप पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ऋग्वेद में विवाह सूक्त है, नदी सूक्त है, ठीक है, पुरुष सूक्त है, संवाद सूक्त है, मंडूक्य सूक्त है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थ्री किंग्स की चर्चा है, और वो थ्री किंग्स कौन कौन से हैं, तीन राजा हैं, त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमीर, मैंने पढ़ाया हुआ है सारा। ठीक है, ये कहां पे चर्चा है ये मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, 10 राजन वार की चर्चा है, स्टेटमेंट है, ट्रूथ इज वन बट इट्स फॉर्म्स आर डिफरेंट, ये है। ठीक है, सारा ऋग्वेद। पंचजन की चर्चा जो है, 5 जो कबीले हैं या ट्राइब्स हैं उनकी चर्चा ऋग्वेद में है, यदु, अनु, ध्रुव, पुरु और तुर्वस। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, भाई विवाह सूक्त कहाँ है, विवाह सूक्त की चर्चा कहाँ है, तो ऋग्वेद में है, नदी सूक्त की कहाँ है, ऋग्वेद में है, पुरुष सूक्त की कहाँ है, ऋग्वेद में, तमाम चीजें जो लिखी हुई इनकी चर्चा कहाँ पे है, ऋग्वेद में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस एग्जामिनेशन के समय सारी चीजों को उठाना है, देख लेना है। ठीक है, 5-10 मिनट में आप रिवाइज कर जाएंगे एक दिन पहले। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये जो विवाह सूक्त मैंने लिखा, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त, यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि ऋग्वेद जो है, मैं बता देता हूं कि ऋग्वेद मैंने कहा कॉन्सेप्ट के साथ ही हम फैक्ट्स को जानेंगे, हाँ, कलेक्शन के बावजूद, कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में बटा हुआ है। ठीक है, 10 मंडल ऋग्वेद जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हम बाद में थोड़ा मैं और इधर लिख लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि सारा बता चुका हूं। 4 5 6 7 8 9 10 ऋग्वेद के 10 मंडल है। 10 मंडल क्या है भाई, ऋग्वेद के अलग अलग ऋग्वेद की ये बुक्स हैं, किताबें हैं, हाँ, जैसे कि 1 किताब 2 किताब 3 किताब, सबको एक साथ मिलाकर पूरा ऋग्वेद बना है। तो अलग अलग मंडल है, यानी अलग अलग किताबें हैं, जनरल फॉर्म में आप जनरल कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो मैं बता भी चुका हूं। अब देखिए मैं यहां पे बताते जा रहा हूं विवाह सूक्त, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त। पहले एक चीज समझ लीजिए कि 2 से लेकर 7वां मंडल, इसको ओल्डेस्ट मंडल कहा जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट मंडल पुराना मंडल, सबसे पुराना मंडल, यानी प्राचीनतम पूछा जाए तो 2 से लेकर 7 तक, यानी 1 फिर 8 9 और 10। 2 से 7 को छोड़कर बाकी बाद में आए हैं। प्राचीनतम 2 से 7, यहां से 7, ये प्राचीनतम है। ठीक है, 2 से 7 ये प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, यानी कि 1 8 9 और 10 फर्स्ट, 8th 9th एंड 10th मंडल जो है ये बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जान लीजिए कि जो लेटेस्ट है वो सबसे लेटेस्ट अगर कहें तो, अगर सबसे लेटेस्ट ले, लास्ट 2 ले अगर, तो फर्स्ट और 10th सबसे बाद में आए, लेकिन पहले और 10वें की खाली तुलना करें तो 10वां सबसे बाद में आया, सबसे लेटेस्ट है, यानी नवीनतम जिसको कहेंगे 10वां मंडल है। लिख नहीं रहा हूं यहां पर क्योंकि यहां हमें इसकी चर्चा करनी है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूं, कई बार छोटे वीडियोस में भी बता चुका हूं। ठीक है, बराबर मैं बताते रहता हूं। तो ये जो है देखिए 10वां मंडल सबसे बाद में, यानी 10वीं किताब जो है वो बाद में जोड़ी गई है। तो एग्जामिनेशन में क्यों बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में अगर आ जाए आपके कि भाई लेटेस्ट कौन सा है, तो नवीनतम या लेटेस्ट तो 10वां है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में क्या करेगा कि आपको एक ऑप्शन में अगर ए दे दिया, बी दे दिया, तो एक ऑप्शन में देगा 8 और 10th लेटेस्ट, फर्स्ट और 10th, हाँ, लेटेस्ट की बात करेगा। लेटेस्ट अगर 2 ऑप्शन दे दिया, आपको 2 टर्म दे दिए एक एक हर ऑप्शन में, यहां पर 1 और 10 दे दिया, अगर खाली 10 देता है 10, अगर खाली ऐसे देता है 8 10, ठीक है, सी में 3 और डी में 4, कौन सा लेटेस्ट है, तो आप कह देंगे कि भाई लेटेस्ट बी वाला ऑप्शन है, नवीनतम। लेकिन अगर इसमें यही अब कर दे 1 8 कर दे, हाँ, 10 8 कर दे, ठीक है, 1 और 10 कर दे, 2 ऑप्शन दे दे, तो लेटेस्ट में आपको 1 और 10 आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, इसलिए ये समझना जरूरी था। वैसे नवीनतम जो है
10वां है, लेकिन इसके पहले 10वें के पहले कौन आया है? फर्स्ट आया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। 2 से 7 तक को हम कहते हैं प्राचीनतम भी कहते हैं, इसे हम गोत्र मंडल भी कहते हैं। गोत्र क्यों कहते हैं? अलग अलग ऋषि इससे एसोसिएटेड है, यानी उन ऋषियों ने इनकी रचना की। अभी मैं नाम भी बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, सुन लीजिएगा। ठीक है, लिखवा चुका हूं। इसको हम ऋषि मंडल भी कहते हैं, इसको वंश मंडल या क्लैन मंडल भी कहते हैं। गोत्र, ऋषि, क्लैन, हाँ हिंदी में वंश मंडल, ठीक है, और प्राचीनतम या ओल्डेस्ट मंडल। क्यों? मैंने बताया कि ऋषि मंडल किस कोई ना कोई ऋषि जुड़ा हुआ है। गोत्र मंडल जिन ऋषियों के नाम से ये एसोसिएटेड है, उन्हीं ऋषियों ने इनकी रचना भी की है, और इन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्र भी चलता है, इसलिए गोत्र मंडल। और गोत्र को हम समझ सकते हैं कि वंश भी कहा जाता है, तो उसे हम वंश मंडल भी कहेंगे। यानी 2 से 7 तक क्या है? गोत्र मंडल, वंश मंडल, प्राचीनतम मंडल, ठीक है, ऋषि मंडल, क्लैन मंडल, CLAN, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं भी एग्जामिनेशन में आ जाए तो बड़ी आराम से लिख सकते हैं। और मैं ये बता दूं, दूसरा मंडल जो है ये एसोसिएटेड है किससे? सेकंड जो है ये एसोसिएटेड है गृत, समद, भार्गव। ठीक है, तीसरा जो है विश्वामित्र, यहीं पे गायत्री मंत्र मिलेगा। ठीक है, चौथा जो है, अब गायत्री मंत्र की चर्चा भी यहां पे लिख लीजिएगा, गायत्री मंत्र यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये तीसरे मंडल जो है वो विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, इसकी रचना दूसरे की गृत, समद, भार्गव ने। ठीक है, तीसरे की विश्वामित्र ने, तीसरे में ही गायत्री मंत्र है। चौथे में चौथा जो है ये एसोसिएटेड है, जो ऋषि हैं वामदेव। ठीक है, तो वामदेव से एसोसिएटेड है। पांचवा जो है ये आपको अत्रि ऋषि हैं, उनसे। छठा है आपको भारद्वाज, और 7वें के लिए हैं वशिष्ठ। ठीक है, तो ये अलग अलग आप याद कर लीजिएगा, मैंने लिखवाया भी हुआ है। दूसरे के लिए गृत, समद, भार्गव, तीसरे के लिए विश्वामित्र, चौथे के लिए कौन? वामदेव, 5वें के लिए अत्रि, 6ठे के लिए भारद्वाज, और 7वें के लिए वशिष्ठ। ये अलग अलग ऋषि इनसे एसोसिएटेड है, यानी इन ऋषियों ने इनकी रचना की है। 2 से 7 ओल्डेस्ट मंडल, 2 से 7 गोत्र मंडल, 2 से 7 क्लैन मंडल, 2 से 7 ऋषि मंडल, 2 से 7 वंश मंडल, 2 से 7 प्राचीनतम मंडल का है हिंदी में। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब देखिए ऋग्वेद में ये 3 चीजों की विवाह सूक्त की जानकारी है। विवाह सूक्त की जानकारी कहां से? ऋग्वेद से है। ठीक है, देखते रहिएगा इसको, ऋग्वेद से है। नदी सूक्त और पुरुष सूक्त, इन तीनों सूक्त को कहां पे है? ये 10th मंडल में है। देखिए ये जो है ये है 10th मंडल में। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे है भाई? तो 10th मंडल में। देखिए 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में, तो 10th मंडल में है पुरुष सूक्त। उसके बाद संवाद सूक्त। संवाद सूक्त में ये भी ऋग्वेद से रिलेटेड है, सारा चीज ऋग्वेद से रिलेटेड है, समझ लीजिएगा। ये जो है यहां पर आपको संवाद सूक्त में क्या है? संवाद में आपको नाटक से संबंधित है, रिलेटेड टू ड्रामा, और यहीं से माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ द ड्रामा, थिएटर, हाँ नाटक जिसको कहें, यहीं से हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ, यहां रिलेटेड टू मैं ड्रामा लिख देता हूं, ये ड्रामा से रिलेटेड है। नाटक, थिएटर भी कह सकते हैं, तो रिलेटेड यहीं से ओरिजिन माना जाता है संवाद सूक्त में। ठीक है, उसके बाद देखिए मंडूक्य सूक्त। अब मंडूक्य सूक्त जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वैदिक काल में जो एजुकेशन सिस्टम था उससे ये रिलेटेड है। एजुकेशन की जो पद्धति है वो मांडूक्य सूक्त में इसकी चर्चा है। ठीक है, वैदिक काल के एजुकेशन का जो सिस्टम है उसकी चर्चा की गई है, कहां पे? मांडूक्य सूक्त में। ठीक है, तो ये भी आप समझ लिए। उसके बाद देखिए यहां पर 3 चीजें यहां पर लिखी गई है। 3 किंग्स, 3 किंग की चर्चा है, और वो 3 किंग है त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमीर। ठीक है, ये कहां पे है? 4th मंडल में इनकी चर्चा है।
ठीक है। इनकी चर्चा क्यों है कि इन्होंने 3 किंग्स में मंत्र दिए हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर है कौन सा मंडल, यहां पे मंडल रखिए फोर्थ मंडल। फोर्थ मंडल किसके कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं, वामदेव। फोर्थ मंडल में, ठीक है। कौन कौन से राजा हैं यहाँ पे, 3 राजा, ध्यान दीजिएगा, त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमीर। इनको आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा। 10 राजनवार, ठीक है, 10 राजनवार यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स की चर्चा है आपको कहां पे, ध्यान दीजिएगा, 10 राजनवार, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये चर्चा आपकी है 7वें मंडल में। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं 7th मंडल, ये 7th मंडल यानी कि वशिष्ठ वाले गुरु वशिष्ठ हैं, यहां पे इसकी चर्चा है, ठीक है ना, यहां पे इनकी चर्चा है, ठीक है। कहां पे, 10 राजनवार की चर्चा है, बैटल ऑफ 10 किंग्स की चर्चा है। और बैटल ऑफ 10 किंग्स में हुआ क्या था, एक तरफ भरत वंश से थे सुदास और दूसरी तरफ थे कौन, 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे, हाँ, 5 आर्यन किंग और 5 नॉन आर्यन किंग, और इन 10 की टीम मिल गई थी, इसलिए बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। एक तरफ सुदास हैं, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स में एक तरफ है, देखिए एक तरफ सुदास वर्सेस, ऐसे लिख दीजिए, सुदास वर्सेस 10 किंग्स, ठीक है। 10 किंग्स, इसमें 5 आर्य हैं, आर्यंस हैं, और 5 नॉन आर्यंस हैं। तो यही 10 मिल जाते हैं, 10 किंग्स टोटल है, ठीक है ना। तो इन्हीं के खिलाफ सुदास की लड़ाई होती है और सुदास इसमें जीतते हैं। लड़ाई कहां होती है, लड़ाई होती है परोशनी नदी के किनारे, जिसे हम आज रावी रिवर कहते हैं, ठीक है। परोशनी, मैं वही बता दूंगा, ठीक है, परोशनी रिवर के किनारे होती है। कहां पे होती है, 10th मंडल में। यहां पे आप लिख लीजिए, ये जो वार होगा 10 राजन वार, इसकी चर्चा कहां पे है, 7th मंडल में है। देखिए 7th मंडल वशिष्ठ के लिए है, सारा मैंने पहले लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सुदास की लड़ाई होती है किससे, सुदास की लड़ाई होती है 10 किंग से, 5 आर्य हैं और 5 नॉन आर्यन है। लड़ाई किस लिए हुई थी, ये भी मैंने बताया था कि लड़ाई आपकी हुई थी यहां पर जो है तीसरे मंडल में जो है गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र है, ठीक है ना, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे जो राजा सुदास हैं, सुदास जो राजा है यहाँ पे, विश्वामित्र इनके पृष्ठ हुआ करते थे, ठीक है। तो सुदास ने इनको हटाकर वशिष्ठ को रख लिया, सुदास ने विश्वामित्र को हटाया और वशिष्ठ को रख लिया। इस वजह से विश्वामित्र ने क्या किया कि 5 आर्यों की और 5 नॉन आर्यस की, माने 5 आर्यों की 5 अनार्यों की, अनार्य राजाओं की एक टीम बनवाई और फिर इनके खिलाफ लड़ाई हुई। जीते थे इसमें सुदास, ठीक है। विक्ट्री किसकी हुई थी, विक्ट्री सुदास की हुई थी, लिख लीजिएगा विक्ट्री, ठीक है। देखिए ये आपको परोशनी नदी में बता देता हूं, ये अगर समझिएगा, ये मैंने एक रफ मैप बना लिया। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये रिवर जो है, ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये है इंडस, उसके बाद ये है झेलम, चेनाब, और चेनाब के बाद रावी आएगा, ठीक है, और रावी के बाद ये ऐसे आएगा सतलज, और इसी में ये व्यास निकल जाएगा। तो यही जो रावी रिवर है ना, ये रावी रिवर है, ठीक है।
ये बार बार मैंने बताया है, ये रावी रिवर है, ठीक है, रावी रिवर, ये मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं, ये रावी रिवर जो है, जो ब्लैक से दिखाई दे रहा है, इसी रावी को पहले कहते थे परोशनी रिवर, ठीक है, इसी के किनारे हुआ था। आप लिख भी सकते हैं यहां पर, आप बैटल ऑफ 10 किंग्स यहां पर लिखिए, कहां पे रिवर कौन सा है, परोशनी रिवर, सनी रिवर के, जिसे आज कहते हैं रावी। मैंने रिवर नहीं लिखा है, बस आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां पे है चर्चा, 7वें मंडल में चर्चा है, ठीक है, मैंने लिख दिया 7वें मंडल में चर्चा है, ठीक है, 7वें मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजनवार की चर्चा है। हाँ, किसके किसके बीच लड़ाई होती है, सुदास और 10 किंग हैं, 10 राजा हैं, इसीलिए 10 राजनवार पड़ा, जिसमें 5 जो है आर्यन है और 5 नॉन आर्यन है, ठीक है। लड़ाई जो होगी इनके बीच होगी, विक्ट्री किसकी होगी, तो सुदास की होगी, सुदास इसमें जीतेंगे। सुदास किस कुल के हैं या किस ट्राइब के हैं, तो भरत कबीले के हैं, भरत ट्राइब से हैं, ठीक है। तो अब देखिए 7वें मंडल में है, तो ये सारी बातें हमने जान ली। कहां पे हुआ था, तो परोशनी रिवर, ये लड़ाई परोशनी रिवर, यानी आज जिसे हम रावी कहते हैं, रावी का मैंने बता दिया। इसी में अगर आप ये सरस्वती भी पहले जो बहती थी, आज ये लुप्त हो गई है, लेकिन राजस्थान में जो घग्गर नदी बहती है, हाँ, उसे आज सरस्वती का स्वरूप मानते हैं, इसको भी मिला लेंगे तो ये पूरा जो प्रदेश है ये सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। पूरा जो क्षेत्र आ जाएगा सिंधु नदी से लेकर, ये इंडस हो गया, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और ये सरस्वती का जो क्षेत्र आ गया, तो पूरा इसको बोलते थे क्या, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है ना। सप्त सैंधव प्रदेश इनको कहा जाता था। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, सप्त सैंधव प्रदेश सबके बारे में जानकारी दे चुका हूँ और हर वीडियो में मैं देता रहता हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको कि मैंने बताया। अब देखिए ये भी हो गया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पुरुष सूक्त जो है, यहाँ पर पुरुष सूक्त में, इसी में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। पुरुष सूक्त में, ये पुरुष सूक्त जो है वर्ण व्यवस्था, वर्ण की चर्चा है, पहली बार यहां पे हुआ है। इसमें वर्ण की कैसी चर्चा है, एक विराट पुरुष के रूप में, विराट पुरुष, में हिंदी में ही लिख लेता हूं, विराट पुरुष, ठीक है, ये विराट पुरुष की चर्चा है, ठीक है। और कहां पे है ये, ऋग्वेद में के पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त है कहां, 10वां मंडल है। 10वां मंडल में विवाह सूक्त, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त, याद रखिएगा। तो ये 10वां मंडल हो गया आपको, यहां पे वर्ड में ये विराट पुरुष है। और विराट पुरुष जो है, ये विराट पुरुष जैसे देख लीजिए, इन्हीं से यहीं पे वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है। कैसे, एक मान लीजिए कि एक विराट पुरुष है, ठीक है, ये कई सिर भी हैं इनके, मैं एक सिंपल बना रहा हूं, ठीक है। ये विराट पुरुष हैं, तो ये विराट पुरुष मान लीजिए ये ऐसे हैं विराट पुरुष, ठीक है। तो ये कहा गया कि भाई ये पैर हो गया कि इनके, कई जगह कहा गया है कि मस्तिष्क से या मुंह से, हाँ, ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इनके भुजाओं से, ठीक है, भुजाओं से हुई, किसकी, क्षत्रिय की या राजन्यों की, जिन्हें राजन्य कहा जाए या क्षत्रिय कहा जाए, क्योंकि उनका काम भुजाओं का है, युद्ध का है, ठीक है। ब्राह्मणों का काम क्या है, दिमाग वाला काम है, इसलिए कहा गया मस्तिष्क से या मुंह से, जो भी कहा गया, क्योंकि ये दिमाग वाला काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं लोगों को, ठीक है। तो सबसे बुद्धि वाला काम ब्राह्मणों का हो गया, तो सबसे उच्च कुल में ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति यहां से हुई, इनके विराट पुरुष के मस्तिष्क या मुख से, भुजाओं से हो गई क्षत्रियों की। और कहा गया कि जो वैश्य है, इसके बाद तीसरा कैटेगरी जो है वर्ण का, वैश्य तीसरे स्थान पर। तो वैश्य जो है उनका काम व्यापार था, यानी उदर पूर्ति का, पेट भरने का काम था, हाँ, यही टैक्स पेयर भी थे। तो कहा जाता है कि इनका जो उत्पत्ति हुई या तो उदर से या जंघा से, जंघा से भी कह दिया गया है कई जगह, उदर से। और सबसे निचले कैटेगरी पे जो तीनों कास्ट का, तीनों वर्णों का, कास्ट नहीं वर्णों का, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को सर्व करता था, इन तीनों की सेवाएं करता था, सबसे निचले पायदान पर था शुद्ध, उनका उसकी जो उत्पत्ति है उस वर्ण की, वो हुई है पांव से, विराट पुरुष से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूं। तो ये आपको, आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट कहा गया है, ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट जो है, ट्रूथ इज वन
बट इट्स फॉर्म्स आर डिफरेंट। सत्य केवल एक है, ठीक है, देखिए इसको बिल्कुल याद रखिएगा, सत्य केवल एक है लेकिन इसके स्वरूप अलग अलग है। देखिए जब मैं आपको रिलीजन पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस हैं उन्होंने क्या किया था कि नेचर की पूजा आरंभ कर दी थी, ठीक है, नेचर की, प्रकृति की, और क्या हुआ था, उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया था, ठीक है ना। जैसे उन्होंने बारिश का देवता बना दिया, पहाड़ों को पूजा करने लगे, हाँ अगर बिजली चमकी तो उससे डर गया, तो डर से या रिस्पेक्ट में कोई चीज अच्छा लगा, नदियां अच्छी लगी तो उनकी पूजा होने लगी। तो ये सब चीजें उन्होंने मानवीकरण कर दिया था और मानवीकरण करके अपना गॉड और गॉडेसेस उन्होंने बनाया था, देवी देवताओं को उन्होंने बनाया था, ठीक है। और उसके साकार स्वरूप को का वो पूजा करते थे क्योंकि मानवीकरण किया, कल्पना किया कि उनका एक चेहरा है, उनकी भुजाएं हैं, यानी कि उनके हाथ है, पैर है, तो ये कल्पना किया, तो मानवीकरण किया, ठीक है, साकार रूप को, निराकार रूप को नहीं। तो कहा गया कि बहुत सारे देवी देवता थे, मैंने बताया भी था ऋग्वेद में, ठीक है। तो वहां पर ऐसे तो मूल टेंडेंसी, मूल प्रवृत्ति, ओरिजिनल टेंडेंसी अगर देखें पूजा पाठ का या वर्शिप का, वो तो था वहां पर रिलीजन का, अगर हम कहें तो वो तो बहुदेववादी यानी पॉलीथेइज्म, बहुदेववादी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऋग्वेद में कहा गया है, ट्रूथ इज वन बट इट्स फॉर्म्स आर डिफरेंट, सच्चाई एक है लेकिन उसका जो स्वरूप है अलग अलग है, यानी अलग अलग देवता तो अलग अलग है लेकिन उनका अलग अलग स्वरूप है, लेकिन सभी के लिए अगर हम कहें तो सभी किसको सिंबलाइज करते हैं, सत्य को। तो कहीं ना कहीं एकात्म एकेश्वरवाद की तरफ ले जा रहा है, यानी कि मोनोथेइज्म की तरफ ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोनोथेइज्म का सेंस मिलता है, तो इसी स्टेटमेंट से मिलता है आपको ऋग्वेद में जो कहा गया है। वैसे मूल टेंडेंसी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म, लेकिन क्या सेंस मिलता है किसका, एकेश्वरवाद का या मोनोथेइज्म का, तो ये यहां से मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचजन का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो पंचजन की चर्चा कहां पे है, तो ऋग्वेद में है। अगर पूछा जाए कि पंचजन की चर्चा कहां से है, तो ऋग्वेद में है। पंचजन किनको कहा गया है, देखिए ये ट्राइब्स हैं, अलग अलग कबीलों का ग्रुप है, यदु, अनु, द्रुहु, पुरु और तुर्वस, इनको पंचजन कहा गया। भरत कबीला भी था, जिस भरत कबीले से ये सुदास थे, ठीक है, और इन्हीं भरत कबीले के नाम पर कहा जाता है कि भारत पड़ा हमारे देश का नाम, ठीक है। तो ये देखिए ये 5 जो कबीले हैं या ट्राइब्स हैं, इनको पंचजन कहा गया है ऋग्वेद में। इसलिए कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन बना के बन सकता है कि कौन सा ऐसा है जो पंचजन में नहीं आता था, कौन सा ऐसा ट्राइब है जो पंचजन में नहीं आता था। 4 इसमें से, 3 इसमें से दे देगा और एक कोई और दे देगा, तो भरत दे देगा, ठीक है, तो वो पंचजन में भरत नहीं आएगा, पंचजन इसको कहा जाता है। बाद में भरत और पुरु यही मिलके कुरु जनपद बनाएंगे, ठीक है, कुरुक्षेत्र वाला जो पार्ट होगा वो कुरु जनपद बनाएंगे, ठीक है। तो कौन, भरत जिस कबीले से ये सुदास हैं, और पुरु ये मिल जाएंगे और बना देंगे कुरु, ठीक है। तो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र राज्य जो है वो उसी को कुरुक्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। तो ये हमने ऋग्वेद के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, तो यहां पर हमने उठाकर एक जगह रख दिया, और इससे हमने फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स है लेकिन फैक्ट्स को भी हमने कॉन्सेप्ट के साथ देखा है ताकि आपको याद रहे। तो इस तरह से अब आपको आपसे पूछा जाए विवाह सूक्त की चर्चा कहां पे है, तो ऋग्वेद में है, ठीक है। नदी सूक्त की चर्चा कहां पे है, तो ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त की चर्चा कहां पे है, ऋग्वेद में। या पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था की चर्चा पहले कहां हुई है, तो ऋग्वेद। विराट पुरुष की चर्चा कहां पे हुई, तो ऋग्वेद में हुई है, ठीक है। और ऋग्वेद में कहां पे, तो 10वें मंडल में हुई है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तीनों 10वें मंडल में। संवाद सूक्त की कहां पे है, तो संवाद सूक्त की चर्चा ऋग्वेद में है। मांडुक्य सूक्त की चर्चा कहां पे है, तो ऋग्वेद में है। संवाद सूक्त में किस बात की चर्चा है, तो एजुकेशन की चर्चा है, ठीक है। सॉरी ड्रामा की चर्चा है, नाटक की चर्चा है संवाद सूक्त में। मांडुक्य सूक्त में तो एजुकेशन की चर्चा है। संवाद सूक्त को ही माना जाता है ओरिजिन ऑफ नाटक, नाटक की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ड्रामा या थिएटर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल में जो एजुकेशन की पद्धति थी, जो सिस्टम था, उसके बारे में मांडुक्य सूक्त में चर्चा है, ठीक है। उसके बाद
तीन किंग की चर्चा कहाँ कहाँ है, या ऐसे दे देगा त्रासदस्यु, अजमेर और पुरवीर, इनकी चर्चा कहाँ पे है, तो ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में कहाँ पे है, तो 4th मंडल में, इन्होंने तीनों ने मंत्र दिए हैं 3। ठीक है, उसके बाद 10 राजनवार की चर्चा कहाँ पे है, तो ऋग्वेद में है। कहाँ पे है भाई, तो 7th मंडल में है। ठीक है, 7th मंडल किसका है, तो वामदेव है, इसके कंपाइलर या रचयिता। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट, ट्रूथ इज वन बट इट्स फॉर्म्स आर डिफरेंट, सत्य केवल एक है लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट किस तरफ जाता है, तो ये आप कहेंगे सेंस मिलता है इससे। क्या, इस स्टेटमेंट से एक सेंस आता है। ठीक है, सेंस किस चीज का आता है, मोनोथेइज्म। ठीक है, एक ईश्वरवाद। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा मूल टेंडेंसी, मूल प्रवृत्ति रिलीजन का, तो बहुदेववाद, क्योंकि बहुत सारे देवता हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा। ठीक है, इंद्र हैं, अग्नि हैं और वरुण हैं, 3 तो महत्वपूर्ण देवता हैं, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद के। उसके अलावा अन्य देवता है, सोम देवता है। सोम देवता की चर्चा कहां पे मिली है, तो सोम देवता जो है यहां पे चर्चा है। सोम देवता को 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो ये भी आप लिख लीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं। सोम देवता की चर्चा, सोमरस की चर्चा, क्योंकि सोमरस से ही रिलेटेड है ये, सोम गॉड, सोमरस। ठीक है, इंद्र को सोमापा कहा जाता था, तो आप सोमापा भी कह सकते हैं, क्योंकि सोमरस पीते थे। ठीक है, तो सोमापा की चर्चा कहां पे है, तो ऋग्वेद में है, 9वें मंडल में। ठीक है, सोम गॉड को ही समर्पित है। सोम गॉड और सोमापा अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये सोम गॉड जो अफगानिस्तान में, ये जो है, ये देखिए, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान में मुजवंत पर्वत है। हाँ, वहीं पे एक वनस्पति मिलती है। ठीक है, तो वनस्पति मिलती है जिसके की पत्तियों को, डंठलों को पीसकर सोमरस बनाया जाता था, जिसको कहा जाता था कि मादक द्रव्य है, यानी कि एक लीकर है, अल्कोहलिक ड्रिंक है। तो उसी के देवता, उन वनस्पतियों के देवता थे सोम गॉड। ठीक है, ये कहा जाता है, मुजवंत पर्वत पे। ठीक है, अफगानिस्तान के एरिया में। और सोमापा, चूंकि इंद्र पीते थे सोमरस को, इसलिए इंद्र को भी सोमापा कहा गया। ठीक है, तो आपको 9वें मंडल में सोम गॉड, सोमरस, सोमापा सबकी चर्चा 9वें मंडल में है। तो यहां पर हमने सारा कुछ डिटेल देख लिया। इसको आप पूरा नोट्स बना लें ताकि आपके पास कलेक्शन रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, अथर्ववेद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि जहां जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वही देखेंगे, क्योंकि डिटेल में हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। जो जो स्टेटमेंट हमें कलेक्ट करने हैं इंपॉर्टेंट, वही कलेक्ट करेंगे इन वीडियोस में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, कहां पे, अथर्ववेद। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल सी द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अथर्ववेद। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं कि मैं ऋग्वेद बताऊंगा, उसके बाद सामवेद बताऊंगा। जहां जहां से जरूरी होगा हमने वो फैक्ट्स, जहां जहां जरूरी है हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सारा चीज हमने पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन फिर भी एक जगह हमारे पास ये होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवाइज करने के लिहाज से बहुत जरूरी है एक जगह होना। देखिए, अब अथर्ववेद, अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद में हमने कहा कि ये अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए किसकी चर्चा है, पूछा जाए कि अंग और मगध की चर्चा कहां पे है, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, इन्हीं दोनों को दूरस्थ प्रदेश भी बताया गया है और ध्रुव विरोधी भी बताया गया है। दूरस्थ प्रदेश क्यों बताया गया है, इसके लिए देखिए, मैंने पहले ही टाइम को सेव करने के लिए मैप भी बना लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हम फैक्ट्स को भी जानेंगे तो कॉन्सेप्ट से ही जानेंगे। जब मैं आपको पढ़ा रहा था एक्सपेंशन, ठीक है, वैदिक पीरियड का, तो मैंने बताया था कि जो देखिए, ये तो ये सप्त सैंधव प्रदेश हो गया। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश मैंने बताया था, ये सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, जिसमें सिंधु नदी, उसके बाद ये आएगा चेनाब, चेनाब के बाद रावी, अभी मैंने बताया रावी को, रावी के बाद सतलज, और सतलज, रावी के बाद इंडस, झेलम,
चेनाब, रावी, और ये सतलज है और इसके पहले इसमें से ये व्यास नदी निकलेगी। और अगर हम सरस्वती को भी ले लेंगे, देखिए ये सप्त सिंधु प्रदेश, पूरा सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बताया था जब हम एक्सपेंशन पढ़ा रहे थे कि देखिए जो एक्सपेंशन है ऋग्वैदिक आर्यंस का, वो आर्यंस का ये अरावली पर्वत है। देखिए यहाँ पे अरावली होगा, ठीक है ना, ये अरावली होगा, ये अरावली का पर्वत है, यहां से ये अरावली, देखिए ये जो है ये अरावली, अरावली यहाँ पे अरावली रेंज है। तो हमने ये बताया था कि जो हमारा एक्सपेंशन है वो देखिएगा कि ये इधर ऐसे आते हुए, ठीक है, और ये देखिए ये हो गया आपको अरावली, और यहां पर जो है देखिए वेस्टर्न यूपी तक, ठीक है, ये वेस्टर्न यूपी तक हम इसका ऋग्वैदिक आर्यंस का एक्सपेंशन था। ठीक है, मैंने बताया था कि यहां पर देखिए तुर्कमेनिस्तान है, अगर नॉर्दर्न वेस्ट इसका हम एक्सपेंशन देख लें तो तुर्कमेनिस्तान है, और फिर साउदर्न मोस्ट देख लें तो ये अरावली है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न मोस्ट देख लें तो ये अफगानिस्तान है, और ये वेस्टर्न यूपी जो है ये इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, किसका, ऋग्वैदिक एक्सपेंशन का, यानी कि जो पूर्व वैदिक काल का विस्तार था यहीं तक था। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, बस हम थोड़ा सा बताते हुए निकल जाएंगे ताकि आपको याद आ जाए। दूसरा, जब ऋग्वैदिक काल से हम बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो मैंने शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव और गौतम राहुगण की कहानी बताई थी कि विदेह माधव के मुख से जो निकलता है वो एक वैश्वानर आग निकलता है, अग्नि निकलती है, और वो वैश्वानर अग्नि उसे कहते हैं जो सब कुछ जला दे, सब कुछ नष्ट कर दे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सरस्वती, कहा जाता है कि ये दोनों सरस्वती नदी के किनारे पर हैं। कौन, विदेह माधव और गौतम राहुगण, शतपथ ब्राह्मण की कहानी है, और यहीं पे खड़े हैं, और यहीं से ये विदेह माधव वैश्वानर अग्नि निकालते हैं, आग निकालते हैं, फायर निकालते हैं, और ये फायर जो जलाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, ये सारे एरिया को जलाते हुए आगे बढ़ रही है आग, और यहां पर गंडक नदी है। ठीक है, लेकिन गंडक नदी पे आके ये आग बुझ जाती है। ठीक है, गंडक नदी के आगे के पास आके, गंडक नदी में, ये गंडक नदी है जिसे आज गंडक कहते हैं, प्राचीन काल में कहते थे साडानीरा, याद रखिएगा, मैंने लिखवाया भी है। ठीक है, तो ये विस्तार जो है अब हो जाता है, ये जो है कहा जाता है कि ये आपको विंध्य पर्वत, ठीक है, तो विंध्य तक का इसका साउदर्न मोस्ट इसका विस्तार हो जाता है। इधर हिमालय हो जाता है, देखिए हिमालय वाला पार्ट है, तो नॉर्थ में हिमालय हो जाता है, साउथ में विंध्य पर्वत, और इधर तो आपको अगर पूरा हम देखें तो ये विंध्य पर्वत हो जाता है। अगर पूरे वैदिक काल का यहां से देखें तो अफगानिस्तान, और इधर आपको हिमालय, आपको उत्तर में, दक्षिण में विंध्य पर्वत। ठीक है, और ये गंडक नदी आपको पूरब में, यहीं पे गंडक नदी है, तो गंडक नदी जो है यहीं पे आके आग बुझ जाती है, और उत्तर वैदिक आर्यंस का विस्तार जो है यही गंडक नदी पे रुक जाता है। ठीक है, यही गंडक नदी पे रुक जाता है, और गंडक के बाद ही मगध और अंग यहां पर हैं। मगध और अंग और मगध यहीं पे हैं, क्योंकि ये आर्यों की पहुंच से दूर है। मगध आर्यों की पहुंच से दूर है, मगध और अंग, देखिए इसीलिए इनको दूरस्थ प्रदेश कहते हैं, दूरस्थ प्रदेश कहते हैं, और इन्हें धुर विरोधी प्रदेश भी कहते हैं। आपस में इनका बनता नहीं तो धुर विरोधी हो गए। ठीक है, ये दूरस्थ प्रदेश हो गए, क्योंकि आर्यन से की पहुंच से, उनके रीच से ये दूर हैं, इसलिए दूरस्थ प्रदेश इनको कहा गया, मगध और अंग को। तो आप ध्यान रखिएगा कि दूरस्थ प्रदेश किसे कहा गया, तो मगध और अंग को। ठीक है, दूरस्थ प्रदेश है ये जो है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, दूरस्थ अब मगध और अंग को कहा गया दूरस्थ प्रदेश। ठीक है, धुर विरोधी प्रदेश। ठीक है ना, तभी कहा गया कि मगध का जो डेवलपमेंट होगा आगे, आर्यन का
जो कर्म कांड है, जो सुपरस्टिशन है, उनका असर इन पे नहीं पड़ा। इसीलिए मगध में की सोच कुछ आधुनिक थी और इस वजह से भी ये 16 जनपद को आप बाद में पढ़ेंगे, उन 16 जनपदों में मगध भी एक था और मगध सबसे ज्यादा पावरफुल होकर इमर्ज करता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो चूंकि दूर है तो आर्यन के कल्चर से दूर है, आर्यन के कल्चर से दूर है यानी वैदिक कल्चर से दूर है, वैदिक कल्चर से दूर है तो कर्म कांडों से दूर है, कर्म कांडों से दूर है यानी कि जो सुपरस्टिशियस रिचुअल्स हैं उनसे दूर है। ठीक है, तो इसलिए इसका ख्याल जो है मगध वालों का बहुत ज्यादा मॉडर्न और आधुनिक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद देखिए सभा और समिति की चर्चा हुई है वैदिक काल में, जो कि असेंबलीज थी, हमने बताया होगा, पढ़ा होगा आपने। तो सभा और समिति जो है इनको डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति की पुत्री कहा गया। तो इसकी चर्चा कहाँ है, ध्यान रखिए, अगर आ जाए कि कहां पे ये चर्चा है कि सभा और समिति प्रजापति की पुत्री हैं, तो अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखिए। राजा परीक्षित की चर्चा कहां पे है, अथर्ववेद में। देखिए राजा परीक्षित मैंने अभी बताया था ना कि दो कबीले थे, ट्राइब्स थे, भरत और कुरु। तो भरत और कुरु नहीं, भरत और कुरु। तो भरत और कुरु मिलके बनाएंगे कौन सा जनपद बनाएंगे, भरत और कुरु मिल जाएंगे और बनाएंगे कुरु जनपद, जो कि हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र है। हाँ, यहां पर देखिएगा, यहाँ पे हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र हो जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र, इसी को कुरुक्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो राजा परीक्षित जो थे ये कुरुक्षेत्र से इनका संबंध था। ठीक है, और इनकी चर्चा कहां पे है, तो राजा परीक्षित की चर्चा है। राजा परीक्षित की चर्चा कहां पे है, तो अथर्ववेद में है। और ये इनको कहा गया क्या, राजा परीक्षित को कहा गया मृत्यु लोक का देवता। ध्यान रखिएगा, राजा परीक्षित को कहा गया मृत्यु लोक का देवता, गॉड ऑफ मृत्यु लोका। तो मैं हिंदी में ही लिखता हूं, मृत्यु लोक का देवता। तो ये ध्यान रखिए, मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया, तो राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित की चर्चा कहां पे है, अथर्ववेद में। ठीक है, नहरों की चर्चा है, कैनाल्स यानी नहर, नहरों की चर्चा कहां पे की गई है पहली बार, तो अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद में रेमेडी फॉर सेविंग एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटों से कृषि को बचाने के उपाय की चर्चा कहां पे है, अथर्ववेद में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनावृष्टि और अतिवृष्टि, मैंने अनावृष्टि जानबूझ के लिखा है क्योंकि एग्जैक्टली कभी कभी ये वर्ड आ जाता है हिंदी वाला। अनावृष्टि मींस एक्सेसिव रेन। हाँ, द रेन, हाँ, मच, सॉरी, अनावृष्टि मींस लेस, अतिवृष्टि मींस एक्सेसिव, अनावृष्टि मींस बहुत कम, द रेन मच लेस देन रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये अनावृष्टि हो गई बहुत कम, जितना जरूरत है उससे बहुत कम। अतिवृष्टि एक्सेसिव रेन यानी रेन मच मोर देन रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अनावृष्टि इतना कम जिससे एग्रीकल्चर ना हो सके, अतिवृष्टि इतनी ज्यादा बारिश जिससे एग्रीकल्चर करना यानी कृषि करना संभव ना हो। यानी कि ये भी दोनों नुकसानदायक है। तो अनावृष्टि की और अतिवृष्टि की। अनावृष्टि मींस रेन मच लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अतिवृष्टि एक्सेसिव रेन यानी कि रेन मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो इन दोनों की चर्चा, इन सब की रेमेडी फॉर सेविंग एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, अनावृष्टि अतिवृष्टि, इसकी चर्चा कहां पे है, तो अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, जिसे जादू टोना भी कह सकते हैं, स्पिरिट यानी कि भूत पिचास वाली बात, वो स्पिरिट, भूत पिचास वाली बात, स्पिरिट, भूत पिचास भी लिख सकते हैं आप इसे, आप कहें तो हिंदी के लिए भूत पिचास भी आप लिख लें, भूत पिशाच। ठीक है, उसके अलावा हिप्नोटिज्म यानी वशीकरण, औषधि, मेडिसिन, इन सब की चर्चा कहां पे है, देखिए, या ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट जिसे जादू टोना कहते हैं, उसके अलावा स्पिरिट या भूत पिशाच कह ले, हिप्नोटिज्म, वशीकरण, मेडिसिन यानी कि औषधि, ये कहां पे है, अथर्ववेद में है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त कहां पे है, तो अथर्ववेद में है।
पृथ्वीवेन या पृथुवैन, पृथ्वीवेन या पृथुवैन। देखिए इनको ऐसे हिंदी में लिखेंगे, पृथ्वी, बता दूं मैं आपको, देखिए पृथ्वीवेन कह लीजिए या पृथुवैन कह लीजिए, यही लिखा हुआ है मैंने, पृथ्वीवेन या पृथुवैन। ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, पहले कृषि वैज्ञानिक की चर्चा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक तो प्लाउ, हल की खोज की थी और टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर, हाँ, कृषि पद्धति, कृषि तकनीक की भी खोज इन्होंने की थी। तो इसलिए इनको माना गया फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, यानी कि प्रथम कृषि वैज्ञानिक। इनकी चर्चा कहां पे है, तो इनकी चर्चा भी आपको मिलेगी कहां पे, तो अथर्ववेद में। तो इस तरह से अथर्ववेद के बारे में मैंने जान लिया कि अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश क्यों कहते हैं, ध्रुव विरोधी प्रदेश क्यों कहते हैं, मैंने बता दिया। सभा समिति जो थी वो डॉटर्स ऑफ प्रजापति, हाँ, प्रजापति की पुत्री थी। पूछा जाए कहाँ पे है भाई, तो अथर्ववेद। राजा परीक्षित की चर्चा कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया, हाँ, तो मृत्युलोक का देवता किसे कहा गया, तो राजा परीक्षित को। नहरों की चर्चा कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में है। रेमेडी फॉर सेविंग एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटों से किसी को के बचाव की चर्चा कहाँ पे है, अथर्व में है। अनावृष्टि अतिवृष्टि की चर्चा कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में है। ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोना, हाँ, स्पिरिट यानी भूत पिशाच, ठीक है, हिप्नोटिज्म वशीकरण या औषधि मेडिसिन की चर्चा कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में है। पृथ्वी सूक्त की चर्चा कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में है। पृथ्वीवेन या पृथुवैन की चर्चा, जो कौन थे ये, फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्रथम कृषि वैज्ञानिक, इनकी चर्चा कहाँ पे है, तो इनकी चर्चा अथर्ववेद में है। तो हमने ये महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। ये कितने इंपॉर्टेंट है आपको लग गया होगा, क्योंकि एक जगह कलेक्शन मिल जाए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपके लिए बहुत सहूलियत होगी। और मैंने बताया है कि आप नोट्स बना लिया कीजिए और वहां पे कुछ स्पेस भी छोड़ दिया कीजिए, ताकि जब आप स्टडी करें और आपको नई बातें मिले तो वहीं पे आप नोट कर सके। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, all the best.